वेलकम टू फ्री केम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बट पुराना जो भी पढ़ा था रिवीजन कर लेते हैं। नया टॉपिक जानने से पहले सबने सीखा था हम दो चीजें पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक, पहला मैग्नेटिक फील्ड हो गया और दूसरा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। दो ही चीजें पढ़नी है। फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी आवेश पर बल, मूविंग चार्ज पर फोर्स है ना, और किसी कंडक्टर पे फोर्स, यही सब पढ़ना है। तो एक टॉपिक पूरा आपने निपटा लिया, आधा टॉपिक पूरा निपट गया। आधा मतलब समझ रहे हो ना कि हमने दो टुकड़े में तोड़ा गया था, एक पार्ट निपट गया। क्या है वो? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, जिसकी वजह से जिनके वजह से कैलकुलेट कर सकते थे, कैलकुलेट कर लिया। अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे कितना लगेगा वो पढ़ते हैं, याद है? तो अब हम चलते हैं फोर्स के ऊपर। उससे पहले हमने पढ़ा था क्या? बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा। सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था क्या क्या dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन माड ऑफ वेक्टर कार क्यूब। यूनिट टेस्ला आई थी और क्या डायरेक्शन दी जाती थी? dl क्रॉस r से। dl से हाथ रखो, r पे लेकर आओ तो डायरेक्शन dl क्रॉस r से ये आना चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन का खेल अभी आगे होने वाला है। उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ की बात किया हमने, एम्पियर सेक्टोरल लॉ जैसा कुछ पढ़ा है ना। और एम्पियर सेक्टोरल लॉ से हमने जाना कि हम कैसे किसी स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड बता सकते हैं, किसी सोलेनॉइड की वजह से फील्ड बता सकते हैं। एक सीधी तार के कारण फील्ड कितनी आई थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर नहीं आता, 2 पाई आर। और क्या सोलेनॉइड परिनालिका की वजह से क्या उसके अंदर आती है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट। और क्या यहाँ पर एन कैपिटल होता है? कैपिटल होता है, कैपिटल होता है, स्मॉल होता है। क्या कैपिटल एन अगर मैं लिखूंगा तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो क्या अपॉन में एल करना पड़ेगा, और एन बाई एल को आपने रिप्लेस किया है स्मॉल एन से, याद है? तो आज का टॉपिक है आपका फोर्स ऑन अ चार्ज फील्ड। सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। कैसे फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है चुंबकीय बल कब मिलेगा हमें? फोर्स कब महसूस होगा, चुंबकीय बल कब महसूस होगा? जब आवेश रुका हो, जब आवेश रुका हो। हमें चुंबकीय बल कब मिलेगा? जब आवेश रुका हो, जब चल रहा हो। हाँ, जब आवेश चल रहा होता है तो जो फोर्स वो आवेश महसूस करता है, ठीक है, या जो फील्ड वो बनाता है उसका नाम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और उसमें कोई दूसरा अगर आ गया तो चुंबकीय बल लगेगा। मान लो आपके पास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, कैसे भी करके फील्ड है। और फील्ड करने के बाद आपने नोटिस किया कि इस पर फोर्स कितना लगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो ये तार है, इस तार में धारा चल रही है, तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई आवेश, इसके आसपास कोई चार्ज है, और ये रुका है तो फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर चल पड़ा तो वो सोचा गया उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैं कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधे आपको पॉइंट बताने वाला हूं कि सीधे क्या होता है। ये सोचा गया कि अगर चार्ज ना हो तो फोर्स ही नहीं लगेगा। सोचो, कॉमन सेंस, चार्ज ही नहीं तो फोर्स कहां से लगेगा? और अगर रुका ना हो, अगर चल ना रहा हो तो क्या तो भी फोर्स नहीं लगेगा? और अगर बी ना हो तो क्या तो भी फोर्स नहीं लगेगा? खुद ही सोचो, कॉमन सेंस की बातें। क्या हमें क्या पढ़ना है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है कि नहीं है? चार्ज भी तो रहना। किस पर फोर्स बताओगे? हाँ, खुद थोड़ी चलना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कूद गए, सर मेरे ऊपर लगा ही नहीं। और क्या उसको चलना भी जरूरी है? भी है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? और फोर्स लिखा गया एफ प्रोपोर्शनल क्यू। एफ प्रोपोर्शनल किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है, किसी गतिमान आवेश पर जो लगने वाला फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज पर डिपेंड करता है कि चार्ज है कितना। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स ही नहीं लगेगा। अच्छा, क्या मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है? क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? कि उसकी चाल क्या है। अगर चाल शून्य है तो हमने पढ़ रखा है कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर चाल शून्य नहीं है तो फोर्स लगेगा। अच्छा, तीसरा, अगर चुंबकीय क्षेत्र ही ना हो, जहां चला रहे हो, चार्ज को ऐसे दौड़ा रहे हो, तो क्या खुद का चुंबकीय क्षेत्र छोड़ता चलेगा? और कोई आसपास और क्षेत्र है ही नहीं, कोई फील्ड है ये नहीं है, तो क्या वो आराम से चलता चला जाएगा और उसके ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है? तो अगर किसी चुंबकीय, अगर बी है, क्यू है, वी है, तो क्या उसके ऊपर फोर्स एफ भी लगेगा? कोई चार्ज, क्यू लिया, देखो बी है, मान लो चारों तरफ बी बनी, पूरे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई आवेश रख दिया तो आराम में है, और चला दिया तो क्या तकलीफ में आया? जो तकलीफ उस पर लगी उसका नाम पड़ा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कहा गया, और लिखा गया एफ प्रोपोर्शनल क्यू वी बी। क्या लिखा गया? क्यू वी, और लिखा गया के कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 होगी तो लिखा जाएगा क्यू वी बी। क्या ये वेक्टर है? सदिश है ना? ये तो अदिश है,
ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, क्या ये दोनों सदिश है? और ये भी सदिश है। और सबको पता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, क्यू वी क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा वाला टाइप आ रहा है ना? उसको बिठाओ। तो वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जाओ तो जिसकी डायरेक्शन मिलेगी क्या वो फोर्स होगा? समझ में आ रहा है बात? ये बिल्कुल हमें ए क्रॉस बी सी डायरेक्शन लेना चाहिए। हाथ रखेंगे वी पर, जाएंगे बी पर, अंगूठे की दिशा किसकी दिशा होगी? थंब की डायरेक्शन, क्या फोर्स की डायरेक्शन होगी? तो ये हमें आना चाहिए। बाकी वो सब आप जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल वगैरह पढ़े हैं मैं उसको भी बता दूंगा, है ना? और वो जो स्क्रू रूल वगैरह आता है वो सब भी इसी से बताया जा सकता है। बट सबसे आसान है भी क्रॉस बी। हाथ घुमाओ आंसर पाओ, है ना? सीधे थंब की डायरेक्शन से आंसर एफ की मिल जाएगी। तो फोर्स का फार्मूला ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन इसको और जनरलाइज करें तो जो सबसे बढ़िया फार्मूला जो किसी भी न्यूमेरिकल में मदद कर देगा तुम्हारी, क्यू वी बी, क्या ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अच्छा, यहां से हमें ये बात पता चली फार्मूला क्या? यूनिट न्यूटन, यूनिट। यहां से बी की नई यूनिट भी बताना चाहो तो बता सकते हैं, बाद में बताएंगे, बट अभी तब तक हम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। यहां पर ध्यान से देखो, ये तो सब मैं खत्म कर दिया। इसको कैसे करा गया उसके ऊपर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा दे रहा हूं। ध्यान से देखो, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितनी है? आई। करंट कितनी है? आई। और यहाँ पर कोई चार्ज है जो कि भी अभी रुका हुआ है, क्यू है, क्यू जो कि रुका हुआ है। बोलो फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? कुछ नहीं है ना? और अगर मान लो मैंने इसको ऐसे वेलोसिटी दी तो क्या ये ऐसे चलता रहेगा? ऐसे चलता रहेगा? एकदम स्ट्रेट पाथ होगा, सीधा रास्ता चलता रहेगा? क्या क्यों सीधा रास्ता क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या ये चल रहा है तो क्षेत्र बनाएगा, और यहां भी तो कुछ है। क्या ये भी अपनी फील्ड बनाती है? इसकी फील्ड का टक्कर होगी, और क्या इस पर फोर्स लगेगा? बोलो, इस पर फोर्स अंदर लग रहा, बाहर लग रहा, राइट लग रहा, लेफ्ट लग रहा, ऊपर लग रहा, नीचे लग रहा? सब लोग बोले, जल्दी बोलो। क्या यहाँ पर पहले फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए? क्या फार्मूला है? भी क्रॉस बी। तो भी, क्या भी ऊपर है और बी चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बताओगे? डीएलआर से बता रहे हो? डीएलआर से भी सही है, डीएल क्रॉस आर से भी कुछ बच्चों का सही है। क्या राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं? अंगूठा क्या करंट की डायरेक्शन में रखो और अंगुलियां उधर खोलो जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी हो। अंगूठा नीचे क्योंकि करंट नीचे, और हथेली उधर खुली, क्या धक्का बाहर आ रहा? तो यहाँ पर फील्ड जो है वो बाहर आ रही है। तो क्या फार्मूला लगाया V क्रॉस B, तो V ऐसे है और B क्या बाहर है? V ऐसे है ऊपर को, और क्या B बाहर को है? तो V सही रखा मैंने? क्या V सही रखा? सही तो है। अरे V तो सही है। अरे हाथ ऊपर जाना चाहिए, हाथ ऊपर जाना चाहिए। हाथ ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा? अभी भी ऊपर जा रहा, सही है ना? अब B कहाँ है? बात ऐसे थोड़ी मोड़ूंगा, क्या ऐसे मोड़ना सही है? तो क्या फोर्स इधर लग रहा? अरे V और B क्या बाहर है? V क्रॉस B, क्या फोर्स राइट साइड लग गया? तो ये ऐसे ना जाकर के क्या ऐसे चला गया? ये प्योर ऑब्जर्वेशन है जो करके दिखा गया है, बताया गया है, मैं वही आपके सामने रख के ला रहा हूं, और ये डायरेक्ट इस फार्मूले से बता पाए। क्लियर है? राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम वो है ना, राइट हैंड का रूल से लगाओ और सीधे आंसर पाओ, और इससे में फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई। क्या बता पाएंगे? आसान है, कुछ कठिन थोड़ी है भाई। ये ऑब्जर्वेशन है, ये अपनी फील्ड बनाएगा। बी ऑफ तार, तार की बी, ये किसकी बी है? इस चार्ज की या तार वायर की? क्या ये तार की है? हाँ, ये जो बनाएगा उसकी वजह से फोर्स पाएगा, इसलिए ठीक है। अगर कुछ फील्ड ना बनाता तो चुपचाप चला जाता। तो इससे मुझे पता चला कि हाँ, किसी अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। किसमें? अगर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में है। अगर इसमें करंट जीरो कर दिया तो क्या बी जीरो हो जाएगा? और बी जीरो हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एकदम सीधा चलता रहेगा। तो क्या ये बात याद रह जाएगी, है ना? ये था कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर आप लोगों को अगर ये पॉइंट समझ में आया हो तो मैं एक आध दो इलस्ट्रेशन दे दूं जिसकी वजह से मुझे V क्रॉस B से फोर्स की डायरेक्शन बता पाओ। बता ले जाओगे? बता ले जाओगे? तो चलो मान लो यहां पर इस पॉइंट पर B है आउटवर्ड और चार्ज जा रहा है ऐसे। चलो बताओ फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। फोर्स की डायरेक्शन जल्दी बताएं, फोर्स की डायरेक्शन जल्दी बताएं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फील्ड बाहर आ रही है, फील्ड कहां आ रही है? बी से भी पर जाते हैं, भी से बी पर, भी से बी पर जाते हैं। तो क्या भी सामने को है और बी बाहर? बी कहां है? क्या V क्रॉस B, क्या अंगूठा नीचे जा रहा? तो फोर्स कहां लगा इसके ऊपर? नीचे, साउथ। समझ में आया? समझ में आया? और कराएं? चलो करो करो करो। चलो बोलो। ये फील्ड है,
इनवर्ड। सब लोग बताएं। अरे सब में साउथ आंसर आएगा, सब लोग बताएं। साउथ आ रहा है क्या? जल्दी करें। भी क्रॉस बी, भी पर हाथ रखो, बी पर ले जाओ। क्या भी पर हाथ रख दिया मैंने? एकदम सही है। क्या उधर ही हाथ इशारा होना चाहिए ना, तो मैंने भी पर हाथ रखा, एकदम सही है। बट बी पर हाथ, अरे बी तो अंदर है ना, तो ये अंगुलियां अंदर कब जाएंगी? क्या हाथ उधर को मोड़े? भी क्रॉस बी, क्या साउथ आ रहा है? ये गलत है, हर बार साउथ आएगा। एक और कर सकते हो, कर सकते हो ना। भी पर हाथ रखो, बी पर ले जाओ, अपने आप अंगूठा बता देगा किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। चलो एक और कर दो भाई, बहुत सही, मजा आ रहा है तुम लोगों को। ये डायरेक्शन हो गया बी। चलो बताएं, ये बी। इस बार डबल डायरेक्शंस को एक करके बनाओगे। सब लोग लगाएं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी ऐसे है। कर लो जल्दी से उसको। कौन सा? ये वाला है ना? आया फोर्स? कितना देर लगेगा? क्या बी पर हाथ रखते हैं पहले कि भी पर? पहले भी पर। तो क्या भी एकदम सही है? भी एकदम सही है। और बी मेरा सही है? बी नीचे है कि अंदर है? तो हाथ इधर घूमे। क्या भी क्रॉस बी क्या ऐसे जा रहा है? क्या नॉर्थ वेस्ट आ रहा है? आया नहीं ना? नॉर्थ वेस्ट। ये वाला साउथ वेस्ट बोलते हैं। सर चेक तो करो आया कि नहीं आया। बाकी लोग भी कैलकुलेट करें। बोलो आई। ठीक है कैलकुलेट कर लिया बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कितना सही है कितना गलत, आओ चेक करते हैं। सब लोग कर पाए क्या? कर नहीं पाए ना इसकी वजह से, क्योंकि तुम इसमें घनचक्कर इसलिए बने क्योंकि सर इसमें बी मिसिंग है। क्या बी मिसिंग है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना? इस पॉइंट से चलना शुरू करिए ना। तो इस पॉइंट पे बी इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर है कि बाहर है? इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर, धक्का अंदर जा रहा है? तुम्हें ये राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ के एथेरिक नियम याद नहीं है ना? याद नहीं है ना? नहीं याद है? क्या अंगूठा करंट की धारक दिशा में रखोगे और उंगलियां उधर खोलो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी हो, और धक्का दो, क्या धक्का अंदर जाएगा? तो बी जा रही है अंदर। चलो क्या बी पता चल गया और क्या भी पता चल गया? अब ध्यान से देखो, वी क्रॉस बी, क्या वी ऐसे है? और वी क्रॉस बी क्या अंगूठा जा रहा है साउथ वेस्ट? अंगूठा कहां जा रहा है? साउथ वेस्ट में जा रहा है फोर्स। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हम और पे करें या खत्म है? खत्म करें ना? समझ आ चुका है? आई होप आप ये डायरेक्शन का खेल समझ पाएंगे। फार्मूला क्या याद रखना है? F = क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से हमें F का यूनिट पता है, Q का यूनिट पता है, V का यूनिट पता है। और अगर मुझे B का पूछ लिया जाए तो क्या B का नया यूनिट भी बनाया जा सकता है? आइए चेक करते हैं B का नया यूनिट बनाने का। F/Q V F/, अरे यार B का नया यूनिट बनेगा F/, नया फार्मूला। अच्छा F का क्या यूनिट, क्या चीज? न्यूटन। इसका कूलाम। और भी का मीटर पर सेकंड। यहां ना लिखकर मैं यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो क्या कूलाम पर सेकंड एम्पियर होता है? कूलाम पर सेकंड एम्पियर। तो क्या नया यूनिट बना इसका? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आसान है, न्यूटन पर। तो बी का जो नया यूनिट आया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या यहां से न्यू यूनिट ही याद रखते हैं हम लोग। नया मात्रक हमारे पास आया। क्या इससे पहले हमने दो और मात्रक पढ़ रखे हैं? टेस्ला पढ़ रखा है, क्या गॉस पढ़ रखा है? ये सब हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या आज एक और मिला? न्यूटन पर। इसीलिए इसको रोक के रखा था 3 दिन के लिए। और क्या ये टेस्ला से आप डायमेंशन नहीं बता सकते थे? वेबर पर मीटर स्क्वायर से डायमेंशन नहीं बता सकते थे? बट क्या यहाँ न्यूटन की पता है? MLT-2 एम्पियर की पता है? ए ही होती है। मीटर की पता है? L। तो क्या यहां से डायमेंशनल फार्मूला भी बताया जा सकता है? आज सीखोगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या न्यूटन की MLT-2 अपॉन एम्पियर का A, क्या मीटर का L? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये से ये गया MT-2 A-1। देखो मिलाओ, आया? ठीक है, ऐसे वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी कैलकुलेट करा जा सकते हैं अगर कैलकुलेट करना चाहे तो। ये आया MT-2 A-1। इसमें L का फैक्टर, क्योंकि MLT-2 और ये एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर है तो मीटर से तो जाना ही था उसको, तो ये कैलकुलेट हो गया। डायमेंशन फार्मूला भी नोट कर लेंगे आज। राशि कैसी है? अदिश। अगर ये सदिश ना होता तो मैं वेक्टर क्यों लगाता?
मिटा दूं? ठीक है, ये डायरेक्शन वाला कर पाए ना? ये डायरेक्शन वाले सारे रिलेशन तुम्हें याद होने चाहिए, वीडियो से रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना, ठीक है, या फिर नोट कर लेना। बाकी जो मेन था वो मैंने करा दिया। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि केवल 2 मिनट का है, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। हो गया बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैग्नेटिक फोर्स, यही है मैग्नेटिक फोर्स। ये मिटा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमें और पढ़ना है। अब आओ थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहां पर हमें क्या समझ में आया? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट याद कराया है, चुंबकीय क्षेत्र को, रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखा कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन नहीं कहा जाएगा, रीजन। क्योंकि क्या एफ और बी की डायरेक्शन एक ही है कि अलग अलग? समांतर होते हैं कि लंबवत? क्या परपेंडिकुलर होते हैं? यहां पर ध्यान से देखो, क्या फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, क्या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है? इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। क्या फोर्स समझ में आया कि ये फिर भी परपेंडिकुलर है क्या भी के? क्या बेग के भी तो लंबवत होगा, एफ जो होगा वो भी क्रॉस बी दोनों के लंबवत होगा, आई क्रॉस जे तभी तो के आएगा यार, है कि नहीं है? तो क्या ये जो बल है, क्या दोनों के जिनके जिनके ऊपर वेक्टर लगा उन दोनों के क्या है, ये लंबवत है। याद करो क्लास 11 का वेक्टर वाला चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट है। अब अगर सोचो बल विस्थापन, सॉरी किसके लंबवत है? बेग के। क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? तो क्या ये इंप्लाइज करता है, ये किसी काम का नहीं, छोड़ देना। क्या ये इंप्लाइज करेगा कि ये हम लंबवत होगा क्या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी? अगर मैं छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट लूं, हो सकता है बड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए ना परपेंडिकुलर हो पाए, वहां ना देख पाओ, बट अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, क्या उसके परपेंडिकुलर आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं? अरे आएगा नहीं आएगा? तो अगर जब बल हो गया विस्थापन के लंबवत, विस्थापन सामने कराना है, सामने कराना है, और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, क्या फोर्स परपेंडिकुलर ही तो लग रहा है? चल रहा है कि रुका है? वर्क डन 0। तो सोचो क्या इसमें भी फोर्स जो है, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ क्या एफ डॉट डीएस क्या 0 होगा? 0 होगा नहीं? 0 होगा। 0 होगा मतलब क्या किया गया कार्य भी शून्य होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का ऊर्जा प्रमेय कहती है कि अगर वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया कि नहीं आया? गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया। डेल्टा के इक्वल टू 0, इट्स मीन क्या K1 इक्वल टू K2। हर कदम पे क्या गतिज ऊर्जा समान रहने वाली है? क्या चीज समान रहेगी? गतिज ऊर्जा समान रहेगी। गतिज ऊर्जा समान रहने का मतलब क्या फोर्स 0 नहीं है कि फोर्स 0 है? फोर्स गतिज ऊर्जा का मतलब क्या चीज? फोर्स 0 है, गतिज ऊर्जा 0 है, इस मतलब गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आ रहा। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, नियत है। अगर गतिज ऊर्जा नहीं बदल रही है इसका मतलब फोर्स उस पर 0 है। फोर्स तो है, लेकिन फोर्स कैसे है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी बेटा? अब बात ले लो उसकी। मैग्नेटिक फील्ड ने गतिज ऊर्जा बदली कि नहीं बदली? नहीं बदली, लेकिन फोर्स तो लगाया। तो क्या बदला होगा सोचो? क्या आपको नहीं दिख रहा? क्या डायरेक्शन बदलने के काम आया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स एक्सीलरेशन, आवेश को त्वरण देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी मोड़ देती है, लेकिन इसने कोई एक्सीलरेशन दिया कि नहीं दिया? अरे एफ डॉट डीएस ही 0 है भाई। वर्क डन जब शून्य है, 0 है, तो क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 ही होगा? यानी के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल रहने वाला है। गतिज ऊर्जा क्या कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट रहने का मतलब फोर्स 0 है कि नहीं है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फोर्स, क्या वेलोसिटी 0 है? कुछ 0 नहीं है। क्या फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं? गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता। तो मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है? ये आवेश के चलने की क्या डायरेक्शन बदलती है? ये क्या करती है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड की स्पीड नहीं बदलती, वेलोसिटी बदलती है। स्पीड नहीं बदलती, क्या चीज बदलती है? ये वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी बदलने का मतलब ये ठीक बात है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या डायरेक्शन बदल जाएगी? दिशा क्या हो जाएगी? परिमाण तो सेम रहेगा। यानी बी किस काम आती है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेशन देती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे पाएगी, वो उनको त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाती। एक्सीलरेशन का 0 रहता है यहाँ पर। एक्सीलरेशन फिलहाल वो सर्कुलर अगर कराओगे तो सेंट्रीपिटल वगैरह की बात करोगे तो मैं मान लूंगा, लेकिन वैसे एक्सीलरेशन जान लीजिए लीनियर खत्म है। अब उसके बाद करते हैं, क्या छूट गया? हाँ, बी किस काम आता है? क्या ये गतिमान आवेश के पथ की क्या गति की दिशा बदल देती है?
है ना, टू चेंज, गतिमान आवेश के पथ की दिशा, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश के पथ की दिशा बदलने के काम आती है। चलो ना, नेक्स्ट फोर्स इज, मिटा दूं इसको, ये याद रहना चाहिए तुमको, ये कुछ काम नहीं करती, ये कोई काम नहीं करती। किया किसने काम? कुछ कोई काम किया इसने? मैग्नेटिक फोर्स ने कोई काम ही नहीं किया। चलो भाई, ये था आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब आपका अगला फोर्स एक और है, हाँ मैं लिख देता हूं, यहां मूविंग चार्ज लिखा था, गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश या चुंबकीय बल गतिमान आवेश के पथ की दिशा बदलता है। पहला कंप्लीट। चलिए करते हैं दूसरा बस थोड़ा सा 2 मिनट का थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा सा सुन लेते हैं और उसके बाद शांत होकर बैठ जाते हैं। जो पहले से पढ़ के आए हो आज मैं उसको, और ये जो आज पढ़ा इसको, दोनों को जोड़ने वाला हूं, जिसे कहा जाता है ऑरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। कैसा फोर्स? लॉरेंज बल के नाम से, इसका नाम भी याद रखना, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का मतलब लाओ जितनी रेंज हो, ठीक है, लॉरेंज लाओ जितनी रेंज, नहीं ये सब कुछ नहीं है, लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कहां बताए तो थे, कितनी बार बताएंगे, कितनी बार रिपीट करूं मैं? एक ही टॉपिक कितनी बार रिपीट करूंगा बेटा? बाद में जब छुट्टी होगी तो मुझसे मिल लेना, मैं लिखवा दूंगा। लॉरेंज बल किसे कहेंगे? लॉरेंज बल कुछ नहीं है, जो पढ़ा है वही है लॉरेंज बल। आपने कौन कौन से फोर्स पढ़ लिए अब तक? आपने कौन कौन से फोर्स पढ़ लिए अब तक? सबसे पहले चैप्टर में क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल पढ़ा है, जिसका फार्मूला क्या F = QE आता है। और आज आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, जिसका फार्मूला QVB sin थीटा आता है। तो आपके पास कितना फोर्स हो गया? कितनी? सपोज दैट यू हैव अ चार्ज, मान लेते हैं हमारे पास कोई आवेश है Q। क्या मान लिया? हमारे पास कोई चार्ज है Q, और अगर ये कोई चार्ज Q है और ये ऐसे सराउंडिंग में मूव कर रहा है, ऐसे सराउंडिंग में मूव कर रहा है, कैसे सराउंडिंग में? जहां पर चारों ओर इसके वातावरण ऐसा है जिसमें B भी प्रेजेंट है और E भी प्रेजेंट है, तो क्या उसके ऊपर दोनों फोर्स लग सकता है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, अगर चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होल्ड कर लेगा, और अगर रुका हुआ है तो क्या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र ही रहेगा। और इस केस में अगर मान लो ये कोई चार्ज है जो कि दोनों क्षेत्र में चल रहा है, आसपास दोनों क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको अलग अलग चैप्टर इसलिए करके पढ़ाए गए, जैसे याद करो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है कांटेक्ट फोर्स के बारे में, नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया अलग पढ़ाया गया था और फ्रिक्शन अलग पढ़ाया गया था, याद होगा सबको। ये बिल्कुल वैसा ही है लॉरेंज बल, अब दोनों को मिला करके पढ़ाया जा रहा है। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल कुछ नहीं है, चैप्टर 1 का फोर्स प्लस चैप्टर 4 का फोर्स, दोनों को ऐड कर दो तो क्या फोर्स हो गया? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स सीधी सी बात, क्या QE Q प्लस क्यू भी बोल रहे हैं, QE प्लस QVB। अरे भाई QVB होता है, यहां पर इसका मूव करना जरूरी है। तो आप कहेंगे जब ये मूव करेगा तो ये कहां से फोर्स लगाएगी? अरे मूव करेगा तो ये कहां से फोर्स लगाएगी? है कि नहीं है? मान लो चार्ज मूव कर रहा है विद किस वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से, और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इसके चारों ओर क्या चीज मौजूद है? चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। अब अगर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा सबको पता है? F मैग्नेटिक अगर B मौजूद है चारों तरफ, ऐसे कुछ है बीड, QVB लगेगा, ठीक है, वो तो मुझे पता है। लेकिन आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग सकता है इसके ऊपर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो प्रेजेंट है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग सकता है? मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर कैसे लगेगा? अगर मान लो यहाँ पर कोई लिफ्ट है, क्या चीज है, और लिफ्ट भी V वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और लिफ्ट में कोई चार्ज Q बैठा है, इस Q के लिए ये Q चल रहा है, रुका है, इस Q के लिए ये Q, और क्या दोनों की वेलोसिटी भी है? तो इस Q के लिए ये Q, तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? वैद्युत बल तो तभी लगता, लगा दिया भाई, जबरदस्ती कर लिया मैंने अभी तुम्हारे समझ में ना आता, लेकिन अब समझ में आएगा, क्योंकि B लगाने पर अगर ये चल रहा है तब तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा भाई? ये भी उसी रफ्तार से जा रहा है और ये भी उसी रफ्तार, इसके लिए ये रुका रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है, बात समझ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है,
और हमने ये बात कर ली। ऐसे भाई मान लेते हैं कि हाँ ये किसी ऐसे चार ओर ऐसे भ्रमण कर रहा है जहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम्ब और मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला। बस हमने फोर्स निकाल दिया। तो फोर्स इलेक्ट्रिक कितना लगेगा चार्ज पर? फोर्स इलेक्ट्रिक फार्मूला याद है तुमको? क्यू ई, इसमें भी साइन थीटा जोड़ लो। नहीं नहीं यही करो, ना कटा लो। फोर्स मैग्नेटिक क्यू वी क्रॉस बी, क्या वी क्रॉस बी है कि नहीं है? क्यू वी क्रॉस बी। तो लॉरेंट फोर्स कैसे डिफाइन करा गया? लॉरेंट फोर्स तब डिफाइन करते हैं, तब बताते हैं जब कोई आवेश ऐसे गति करे कि उसके चारों ओर कैसा क्षेत्र हो। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में गति करे तो उसके ऊपर जो कुल फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, लॉरेंट फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स लगेगा, फार्मूला क्या लिखा जाएगा? एफ लॉरेंट इक्वल टू लिखा जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये हो गया आपका लॉरेंट फोर्स का फार्मूला। नोट करें और मौन रखें 1 मिनट, मौन रखें 1 मिनट। सही हो गया ये। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। लॉरेंट बल समझ में आया? लॉरेंट बल के डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? क्या समझ में आ रहा है? लॉरेंट बल के डेफिनेशन में ये लिखा जा सकता है कि अगर कोई आवेश है ना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है एक ही साथ, एक ही टाइम पर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, मिला करके फोर्स पढ़ा गया, जिसे कहा गया लॉरेंट बल। हो गया क्या? कर लो जल्दी से। हाँ बस अगला टॉपिक हो गया। चलो भाई अगला करते हैं। कितना टाइम लगाते हो तुम लोग लिखने में यार? तुम्हारी लिखने के बाद स्पीड इतनी होनी चाहिए कि लाइट की स्पीड फेल हो जाए। हाथ नहीं, फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाएगी। जब मैं लिखता था तो ऐसे ही होता था, फ्रिक्शन की वजह से मेरे पेज जले होते थे। भाई मेरा नाम भी तो सूरज है, तो आग तो लगी जाएगी। चलो मिटा दूं, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक अलग लिखना, एफ मैग्नेटिक अलग लिखना, मिला करके लॉरेंट फोर्स क्या लिखा जाएगा? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यही है लॉरेंट बल। और डेफिनेशन अपने मन से लिख लेना। डेफिनेशन अपने मन से लिखने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि हम समझ चुके हैं। अगर कोई आवेश, बता दूं फिर से मैं, इफ एनी चार्ज मूव्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर, then the net force applied by electric field and magnetic field on the charge is known as Lorentz force, and it is the sum of electric force and the magnetic force. That's all. ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा फोर्स। अब सोचो अगर कोई चार्ज, अब सोचो कोई अगर चार्ज है और उसको छोड़ दिया जाए किसी फील्ड में, और कौन सी फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? क्यू वी बी। ठीक है, हमें समझ में आया कि सबने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, मान लिया सबने कहा ठीक ना, क्यू वी बी साइन थीटा तो लगेगा। तो मैंने भी ठीक कहा भाई, मैंने कहा कि गलत बता रहे हो, मैंने भी मान लिया आपकी बात। आइए चलते हैं उसके आगे। अब सोचो अगर मान लो मेरे पास कोई तार है, मेरे पास क्या है, कोई वायर है, और इसमें कोई करंट नहीं चल रही, और मैंने फील्ड लगा रखी है। बताओ फोर्स, बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं, इस पे कोई फोर्स लगने वाला। लेकिन अगर मान लो इसमें करंट चला दिया, तो करंट चला दिया तो इसमें कौन चल पड़ा? चार्ज। क्या आसपास फील्ड बनाएगा? आसपास फील्ड बनाएगा। इसकी अपनी फील्ड और जिसमें रखे हो उसकी अपनी फील्ड, ईगो वर्सेस ईगो, क्या टक्कर होगी? और टक्कर होगी तो क्या फोर्स लगेगा? तो फोर्स अब किस पे पढ़ा जा सकता है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ फील्ड। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर, कोई वायर रख दिया गया, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आज फोर्स ही पढ़ रहा हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा क्यू वी वी साइन थीटा, हमने लॉरेंट फोर्स पढ़ा क्यू ई प्लस क्यू वी वी साइन थीटा। अब फोर्स किस पे पढ़ने चल रहे हैं? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वायर नहीं, कंडक्टर बोल दो, क्योंकि कंडक्टर बोलने से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं किसी धारावाही चालक खंड पर, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, और वो भी कैसा बल? चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल ही लिखना, मैग्नेटिक फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर। सोचो अगर मैग्नेटिक फोर्स लगाना है मुझे, अगर मुझे चुंबकीय बल लगाना है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है?
बाहर से चुंबकीय क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। क्या लिखोगे? धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल। बच्चे कुछ समझ ही नहीं पाए कि सर टॉपिक कहां से उठाए हैं। सीरियल से उठाया जा रहा है, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है सब, है ना। और जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद करें। चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब चैप्टर की स्टार्टिंग कर लिया, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स एंड द फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या हमारे पास फील्ड होनी चाहिए हमारे पास? तो क्या फील्ड बनाए? अच्छा आप लोग बताओ कैसी फील्ड लेना आप लोगों को पसंद करोगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? क्या एक समान? एक समान अगर लें तो आइए बनाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार का। क्या ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया हमने? कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी एंड द डायरेक्शन एज गिवन, जैसे आपको दिखाई गई है। हमने ये कंसिडर किया कोई मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या लेना है मुझे? कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर? एक धारावाही चालक तार। अच्छा धारावाही चालक तार तो अंदर क्या वो चार्ज कैरियर आवेश वाहक चल रहे होंगे, है ना। तो मान लो मैंने कोई ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसका लेंथ है L, लेंथ कितनी है, और एरिया है A, कैपिटल L का स्मॉल L, है ना, और एरिया क्या है A। ये दोनों बातें मैंने मान लिया, चालक तार है। लेकिन अभी करंट मैंने दिखाया नहीं, करंट तो तब दिखाऊंगा जब इसमें क्या चार्ज चलाएंगे, क्या चलाएंगे, चार्ज। अच्छा इसमें अगर फोर्स वगैरह, ये मान लो थीटा, कितने एंगल पर, थीटा वगैरह पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर मैंने रखा है, और अब इसको चला रहा हूं, थीटा एंगल पर ये नहीं रखा है, ये इसको मत समझना कि थीटा एंगल पर रखा है। असल में जो अंदर चार्ज चल रहे हैं उसकी वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल पर, तभी तो V क्रॉस भी लगा पाओगे यार। तो मान लेते हैं कि वो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे चल रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे चल रहे हैं, E माइनस ई माइनस, क्या नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो क्या VD इधर ही होगा ना, VD किधर होगा, इधर ही होगा। तो ये हो गया VD, किस वेलोसिटी से, अरे सबको पता है ना। तब चलेगा वो, कब चलेगा, जब उसको बैटरी से जोड़ा जाएगा, जब बैटरी से जोड़ोगे तभी तो करंट चलेगा। और किस वेलोसिटी से भागते हैं वो सब, अनुगमन वेग, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, V ऑफ चार्जेस क्या कंसिडर करा गया है, VD, है ना। लेंथ, लंबाई क्या माना है आपने, L, क्या चीज, और एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, जो क्या है A। और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने मान रखी है अपने तरफ से, मैग्नेटिक फील्ड क्या वो B है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो सब फालतू की बातें होती हैं, बट उसमें डायरेक्शन में देख करके हमें पता चल गया। चलिए आइए इसमें फोर्स लिखते हैं, किसी एक चार्ज को पकड़ो, किसी एक चार्ज को। अच्छा एक इलस्ट्रेशन छूट गया था जो मैं आपसे करा लेता हूं पहले, फिर मैं आपको ये कराता हूं और आप लोग सोचना, ठीक है, बताना, बहुत आसान सा दूंगा मैं, वही क्यू V क्रॉस B वाला देने वाला हूं, ठीक है। ये है प्लस Q और ये है V और ये है B इस पॉइंट पर। अब बताओ फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या V क्रॉस B, क्या बेस्ट, क्या लेफ्ट साइड में जा रहा है, अरे बेस्ट ना बोल पाओ तो लेफ्ट तो बोल सकते थे, बेस्ट साइड, कैसी साइड, अरे कैसे पता चला, क्या V ऊपर, V और B, V क्रॉस B, एकदम सही है। अब अगला सवाल, अगला सवाल सेम है, चार्ज Q है, वेलोसिटी भी है, फील्ड है, आउटवर्ड फील्ड है। चलो बताओ, चार्ज माइनस है, इस बार माइनस चार्ज ले लिया बस, B है आउटवर्ड, सब लोग बताएं, चार्ज माइनस है, उधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव है, कर पाए क्या, क्या V क्रॉस B अंदर, क्या V क्रॉस B बाहर,
बट निगेटिव है तो उल्ट दिया। ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या ये वेक्टर फॉर्म में चलता है? और वेक्टर फॉर्म में चार्ज रखा जाता है साइन के साथ कि बिना साइन के साथ? याद करो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ पढ़ाया गया था ना? कूलॉम्स लॉ में पढ़ाया गया था। तो क्या केवल वही था? R12 लिखा था, आर वेक्टर का हेड वहां रहता है जहां पर फोर्स पता करना होता है, और Q1 Q2 को रखा जाता है साइन के साथ। तो क्या ये भी Q V क्रॉस B में Q साइन के साथ रखा जाएगा? तो साइन के साथ रखा मैंने। अगर मानो साइन को इग्नोर करें तो क्या V क्रॉस B क्या एकदम सही है? बट साइन देखते ही होश आया और क्या पलट दिया। तो वहां देखो हो गया। तुमने बहुत तेज हो तुम लोग बेटा। बोलो फोर्स की डायरेक्शन क्या अभी भी लेफ्ट में है? यानी कभी भी हो फोर्स की डायरेक्शन क्या कांस्टेंट रहती है? ऐसे तुम लोग करंट रेजिस्टेंस निकालते थे ना, 2 ओम आ जाता था तो कहते थे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। चलो यहां पर ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं? क्या VD नीचे है? तो VD क्रॉस B, क्या V क्रॉस B फोर्स अंदर है कि बाहर है? फोर्स अंदर है कि बाहर है? फोर्स अंदर है कि बाहर है? अंदर की बाहर। क्या VD नीचे? VD और क्या इधर है ना? तो क्या V क्रॉस B क्या ऐसे आ रहा? V क्रॉस B ऐसे आ रहा है, और क्या ये अंदर चला जाएगा? तो ये नेगेटिव है, फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम इसके बारे में बात करें अच्छे से तो क्या फार्मूला लिखा जाएगा? F इक्वल्स टू किसी एक इलेक्ट्रॉन पर बल, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन। तो फार्मूला क्या लिखोगे? EV साइन थीटा वगैरह आएगा, साइन थीटा आएगा, EVB। अगर मैं ऐसा कुछ कर लूं परपेंडिकुलर V और B में एंगल परपेंडिकुलर हो, ऐसा कुछ मान ले, तो फिर वो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। चाहो तो इग्नोर करके पढ़ लो, वरना चिपका के रखो, कोई जरूरत नहीं। E पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या केवल F ही लिखा जाएगा ना? ये मैंने मान लिया फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने लिखा F1 से। बताओ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे। और इसमें क्या एक क्वांटिटी डिफाइन करी जाती है? कौन सी क्वांटिटी है वो कोई याद कर पाएगा? इसके लिए अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना पता हो और कोई चार्ज वायर हो, मतलब कोई वायर हो, कंडक्टर वायर हो, तो इसमें चार्ज डेंसिटी एक डिफाइन करी गई थी ना, आवेश घनत्व, मुक्त आवेश घनत्व, फ्री चार्ज कैरियर्स वायर्स, जो फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी बताई गई थी। क्या उसके लिए बताया गया था? N इक्वल्स टू क्या नंबर ऑफ चार्जेस, क्या आवेशों की संख्या अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, क्या उसे स्मॉल n से लिखा जाता है? तो अगर मैं इसमें बात करूं पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, तो अगर मुझे वो बताना है तो क्या इसका वॉल्यूम क्या पता, इसका वॉल्यूम बता सकते हो आप लोग? एरिया इंटू एल। इसका वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू ये इसका वॉल्यूम हो गया, है ना? और इसमें कितने चार्ज हैं? n चार्ज हैं या n चार्ज हैं पर यूनिट वॉल्यूम में? हाँ, n इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें n है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे सवाल दूं, एक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन, वन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 5 वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या 5 गुणे 10 कितने? 5 इंटू 10। भाई एक वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 वॉल्यूम में 5 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आसान। ऐसे ही मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि अगर ये कितना है, क्या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन। आपके पास कितना वॉल्यूम है? आपका वॉल्यूम कितना है? तो क्या Al वॉल्यूम में क्या इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? NaL, नल हो जाएगा? हो नहीं होगा क्या? तो क्या सब पे जो फोर्स लगेगा, क्या सबकी डायरेक्शन एक ही होगी, अलग अलग? सबके डायरेक्शन, क्या सब ऐसे भाग रहे हैं, तो क्या सब पे एक ही डायरेक्शन का फोर्स लगेगा? तो सब पे एक ही डायरेक्शन का फोर्स लगेगा, क्या डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है? सोचो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या NaL, तो ये तो एक पर फोर्स है ना, F नेट। क्या चीज F नेट। और अगर मुझे F नेट कैलकुलेट करना हो तो F नेट बताने का तरीका क्या? नंबर ऑफ चार्जेस इंटू उतना फोर्स, क्योंकि अरे एक इलेक्ट्रॉन तो एक न्यूटन मान लो, इसकी वैल्यू है कितना? ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू है 1 न्यूटन, तो एक पर है ना। ऐसे मेरे पास 100 हो तो क्या 100 न्यूटन, तो इट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो क्या लिखा जाए? F नेट क्या हो जाएगा? NaL इंटू EVB साइन थीटा। आसान है। समझ आया ये NaL कहां से आया? NaL समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और जो आपके पास है। पहली बार तो आपकी तारीफ करी, खुश हो बेटा। पहली बार तो आपकी तारीफ करी है ना, पहली बार तो आपकी तारीफ करी, तो ठीक है।
हाँ, तो मुझे ये फोर्स समझ में आया सबको? ये सबको ये पता है, मैं जानता हूं, सबको ये नहीं समझ आ रहा होगा, मैं ये भी जान रहा हूं। कैसे जान जाते हैं? क्योंकि गुरु हैं हम। भूल गए क्या? क्या ये समझ आया? क्या है ये पता चला? इसीलिए मैंने बेटा इतना पिद्दा एग्जांपल देकर दिखाया। 1 वॉल्यूम में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 वॉल्यूम में 10 into 5। वैसे मुझे इसका वॉल्यूम पता है, मुझे इसका आयतन पता है, तार का आयतन, हमारी तार का आयतन, हमारी वायर का वॉल्यूम कितना है, कोई बता सकता है? क्या हमें वॉल्यूम का, तार का आयतन क्या एरिया इंटू लेंथ है? अरे भाई एरिया इंटू लेंथ पाई आर स्क्वायर है ना, वही तो किया है। ये आया नेट फोर्स, ये क्या आया? नेट फोर्स आया कि नहीं आया? अगर ये नेट फोर्स आया तो मैंने लिखा, अच्छा एफ नेट को मैंने एफ लिखा, क्या लिखा? एफ नेट को एफ लिखा। ध्यान से देखो, अच्छा ये वी नहीं क्या वीडी है? वी नहीं क्या? वी को तो मैंने वीडी नोट कर रखा है। अब फार्मूला बनाओ, क्या नजर आ रहा होगा आपको? एन ई रखो, क्या ए नजर आया? ए नजर नहीं आया। क्या वीडी भी नजर आया? क्या एल और बी अलग दिख रहे हैं? जो अलग है उनको एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा, समझ आया? क्या ये पढ़ा सा लग रहा है? क्या ये मास्टर ने पढ़ाया है? इसे कुछ बताया है? क्या इसे करंट कहते हैं? क्या आई इक्वल टू एन ई वी डी? तो फार्मूला बना आई एल बी साइन थीटा, करंट स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर टेंसर स्केलर मान ले। अगर स्केलर मान के हटाएं तो क्या एल, सोचो एल कैसी स्केलर वेक्टर, क्या एल और बी और साइन थीटा आ रहा है? फोर्स कैसा होता है? स्केलर वेक्टर सदिश बी, ये किसका रिजल्ट है? सदिश की अदिश का। क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट में आता है? तो एल को क्या होना पड़ेगा? सदिश, और क्या एल में डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और एल में डायरेक्शन लगे करंट के लॉन्ग, किसके लॉन्ग? करंट के लॉन्ग। एल में डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा? जिधर जाए करंट उधर ले लो एल, जिधर जाए करंट उधर ले लो एल। तो एल फार्मूला लिखा गया आई बी एल साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। जो याद कर पाओ कर लो। एफ इक्वल टू लिखा जाएगा जो तुम्हें याद कर, जो तुम्हें ये याद हो, मुझे लेना देना नहीं है। क्या याद होना चाहिए मैं वो सुना रहा हूं। आई एल क्रॉस बी, और ये फार्मूला हो गया आपका। आप इसको ऐसे दिखेंगे किताबों में तो लिखेगा फोर्स प्रोपोर्शनल आई। अरे आई पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? अगर आई चलेगा नहीं तो फोर्स लगेगा क्या? किताब में देखोगे कैसे दिखेगा? फोर्स प्रोपोर्शनल एल, एल ही नहीं लोगे तो कहां से उसमें फोर्स लगेगा? ऐसे बताती है किताबें। और फोर्स प्रोपोर्शनल बी ही नहीं लगेगा तो लगा तार ऐसे चलाओ, करंट कोई फोर्स ही नहीं लगने वाला। तो क्या किताबें ऐसे लिखती हैं? किताबें ऐसे भी लिखती हैं। हमें ये वाला अच्छे से याद होना चाहिए। बाद में क्या इस पर पहुंच ही सकते हैं। अब कंक्लूजन करके हम लिख सकते हैं एफ डिपेंड्स ऑन आई, एफ डिपेंड्स ऑन एल, एफ डिपेंड्स ऑन बी। ओवरऑल क्या एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ये करती है, करने दो, मैं आपको सीधा ओरिजिन से लेकर के चलता हूं। उतार ले, क्या न्यूटन आएगा? फार्मूला क्या आएगा? और क्या यहां से डायरेक्ट हमें न्यूटन पर एम्पियर मीटर न्यू नजर आ रहा है? ध्यान से देख, इधर देख, न्यूटन, क्या आई और एल नीचे आया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या डायरेक्ट हमें ध्यान से नजर आ रहा है? फार्मूला क्या याद जैसे याद रह जाए वैसे ठीक। रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए। हाँ, जब मैं फोन करूं तो तुम सीधे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ना करो, सीधे कहो आई एल क्रॉस बी। ये आंसर तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, नहीं तो मैं अगले दिन आके मारूंगा। उतार ले, चलिए ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए।